यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, मानो यह रात अब युगों से भी है भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आरपीएफ एग्जाम की तैयारी करने के बाद एग्जाम देने के क्रम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो कल से हम लोगों का 2 मार्च से आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को एग्जाम हॉल में अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बिना कॉन्फिडेंस को खोए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे स्ट्रेटेजी एग्जाम हॉल में नहीं बनने के कारण हम लोग कई बार क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो कई बार 2-4 क्वेश्चन जब टफ आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चन के सॉल्व कर क्वेश्चन जब हम लोगों से सॉल्व नहीं होता है, टफ क्वेश्चन को जब हैंडल नहीं करने पाते हैं तो अपने आप का जो विश्वास है उसको धीरे धीरे खोने लगते हैं। जिससे क्या होता है कि जितना हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे उससे कम ही कर पाते हैं। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है दोस्तों। जब आप एग्जाम दिए होंगे, जो बच्चा सीनियर है जो कई एग्जाम को दे चुका है वो इस बात को अच्छे से अनुभव किया होगा। मैंने भी इस बात को अनुभव किया है, मैंने भी एग्जाम कई सारे एग्जाम दिए थे, मेरे साथ भी ये हुआ था और बाकी लगभग सारे बच्चों के साथ ऐसा होता ही है कि यदि आपने एग्जाम हॉल में अपना पैसेंस खोया तो फिर आप जितना आपकी एबिलिटी है, जितना आपकी क्षमता है, उससे 2-4-5 क्वेश्चन कम ही कर पाते हैं। उसका यही कारण है दोस्तों कि आप अपने आप का धैर्य को नहीं बनाए रख सकते हैं, धैर्य को खो देते हैं। तो कैसे दोस्तों आपको अपने धैर्य को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, कितना ही क्यों ना कैलकुलेटिव आए, आप अपने जो धैर्य है उसको बिना खोए क्वेश्चन को हैंडल करने का क्षमता यदि रखते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में जितना आप करने का प्रयास करते हैं उससे 1-2 नंबर बेहतर ही कर पाते हैं। लेकिन यदि आप अपना धैर्य को खोते हैं, अपने विश्वास को खोते हैं, तो जितना आप लाने की उम्मीद करते हैं, जितना आपको लाना चाहिए उससे 2-4-5 नंबर और कम ही ला पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपके साथ ना हो और आप अपने धैर्य को बिना खोते हुए जितना आप एग्जाम में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उससे और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा मगर उसमें समय लगेगी उसको किस हिसाब से हैंडल करना चाहिए, इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं दोस्तों कि जितना आपको तैयारी करना था, जितने मेहनत करने थे आपने कर लिया। जो भी आप 2 तारीख कल जिसका एग्जाम होने वाला है, 3, 4, 5 अभी 2 से लेकर 18, 19, 20 तारीख तक, जो भी 18 तारीख तक एग्जाम चलेगा, 17 तारीख तक, तो उसमें से एक एक दिन सबका एग्जाम आने वाला है। तो आप एग्जाम हॉल में, और सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए होती है जिसका एग्जाम फर्स्ट दिन 2 तारीख को ही होता है। क्योंकि उसके पास कोई भी उस तरह का ये नहीं है जिससे कि उसको एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न भी पता है, कोई क्वेश्चन का पैटर्न पता है या कुछ पता है, और ना उसको कोई चीज की जानकारी होती है। बाकी दोस्तों बाद में जो 3, 4, 5, 10 या 12, 13 तारीख को जिसका एग्जाम करने मतलब जिसका पढ़ने वाला, तो उसको कम से कम इस बात का सहारा मिल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है। उस पैटर्न के हिसाब से उसके पास 2, 4, 10 दिन का समय रहता है कि वो उस पैटर्न को पकड़कर उसके हिसाब से तैयारी कर पाए। मगर जिसका पहला दिन एग्जाम होता है दोस्तों उसको ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं मिलता है। इसलिए फर्स्ट डे का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा और भी मतलब चैलेंजिंग होता है। तो कैसे फर्स्ट डे वाला जो एग्जाम है जिसका भी पढ़ने वाला, या सेकेंड डे, थर्ड डे में शुरू का 2-3 दिन का, वो कैसे एग्जाम को हैंडल करें, उसके लिए बहुत मायने रखता है। बाकी दोस्तों बाद में भी जिसका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कई बार ये रहता है कि कई बार क्वेश्चनों का पैटर्न आरपीएफ के द्वारा चेंज भी किया जाता है। कुछ क्वेश्चन नए नए तरीके का भी पूछ दिए जाते हैं बाद में जब एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा पुराना हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना दोस्तों, थोड़ा सा आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका सिलेबस के बारे में बात किया जाए दोस्तों, आरपीएफ
आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस का बात किया जाए दोस्तों, सिलेबस तो दोस्तों आपको पता है, मैथ जो पूछा जाने वाला दोस्तों वो कितने नंबर का पूछा जाने वाला, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग कितने दोस्तों क्वेश्चन का पूछा जाना दोस्तों, 35 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस, जनरल स्टडी जो बोले उससे कितना दोस्तों, 50 क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आपका टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाना है दोस्तों वो कितना, 90 क्वेश्चन। और टाइम कितना मिलेगा दोस्तों, तो ये मिलेगा दोस्तों आपको 90 मिनट्स। कितना समय मिलेगा दोस्तों, आपको 90 मिनट्स। और टाइम के हिसाब से आपको जो अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना दोस्तों, दोस्तों सबसे अच्छी बात आरपीएफ के एग्जाम में ये होती है, बाकी के आरपी रेलवे के बाकी एग्जामों की तुलना करेंगे दोस्तों, तो आरपीएफ के एग्जाम में हमको थोड़ा सा अच्छा ये लगता है कि आरपीएफ के एग्जाम में जो क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट पूछा जाता है, जैसे कि एनटीपीसी वगैरह के साथ ग्रुप डी के से अगर यदि कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है, जिससे कि हमको थोड़ा सा एग्जाम में और बेहतर करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों जो हम लोगों का क्वेश्चन रहता है, आप शुरू में जो रहेगा वो जो भी रहेगा, शुरू में जीके से स्टार्ट होगा तो आपका शुरू का 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक जो होगा वो आपका जीके का ही होगा। फिर रीजनिंग चालू होगा, अगर यदि इक्यावन से, तो इक्यावन से लेकर जो भी आपका 35 क्वेश्चन 85 नंबर तक, वो सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ का ही होगा। फिर आपका जो 86 से चालू होगा 120 तक वो रीजनिंग होगा। तो इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाकर और उसके क्वेश्चन को सारे सॉल्व करके फिर अगले सब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जिससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग का जो टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से हो पाता है, यदि हम लोग तुलना करें एनटीपीसी का या ग्रुप डी के एग्जाम से। क्योंकि वहां जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम है दोस्तों, वहां हम लोगों का ये क्वेश्चन जो रहता है उसको सेपरेट सेपरेट नहीं दिया जाता, सारे के क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाता है। चलो एक नंबर में मैथ का है तो दूसरे में रीजनिंग का आ जाएगा, तीसरे में जीएस का आ जाएगा, फिर मैथ रीजनिंग, इस तरह का। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा चैलेंज बढ़ जाता है समय को मेंटेनेंस करने की यदि बात किया जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों हम लोग अपना थोड़ा धैर्य और अपने बुद्धिमत्ता का यूज करके यहाँ आराम से क्वेश्चन को बिना क्या बोलते हैं समय की कमी को कर सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का स्टूडेंट है, या तो आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, या तो आप कई बार एग्जाम दे चुके, आप पुराना काफी एक्सपीरियंस स्टूडेंट है, या दोस्तों आप तेज स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, मिडिल मिडिल लेवल का स्टूडेंट है, किसी भी प्रकार के, आपको जो क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले अटेम्प्ट करने का जो प्रयास करना चाहिए वो आपको जीके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। दोस्तों आप भूल कर भी गलती नहीं करेगा आप शुरू में मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन में लग जाएं, क्योंकि जो भी बच्चा दोस्तों मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता है तो बहुत ज्यादा संभावना रहता है कि वो रीजनिंग जनरल अवेयरनेस जो है आपका दोस्तों जीके वाला जो क्वेश्चन है वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि मैथ रीजनिंग में वो इतना समय दे देता है कि उसके पास जो जनरल अवेयरनेस है, जो तो जीके का जो क्वेश्चन है वो उसको करने का उसके पास समय ही नहीं बचता है। तो इस तरह का गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। यदि आप इस तरह का गलती करते हैं तो आप मैक्सिमम संभावना रहेगी आप स्वतः ही एग्जाम के कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके जो सिलेक्शन की संभावना रहेगी दोस्तों वैसे ही कम हो जाएगी। तो इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है दोस्तों। आपको धैर्य का परिचय देते हुए, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपको एक चतुर स्टूडेंट की तरह दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अब वो समय खत्म हो गया कि आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन एक गधे बैल की तरह जैसे मन करे इच्छा करे आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। आपको वहां एग्जाम हॉल में भी आप कितना पढ़े, कितना नॉलेज है ये तो ठीक है, मगर वहां आप एग्जाम में कितना बेहतर तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि एक नंबर यदि आपने कम लाया तो लाखों बच्चा से आप पीछे हो जाएंगे। एक एक नंबर में दोस्तों 10-10, 20-20 हजार स्टूडेंट का फासला बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपका हर एक नंबर एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम को निकालने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए दोस्तों आपको हर एक नंबर पर ध्यान देना होगा, हर एक नंबर को थोड़ा सा केयरफुल तरीके से अटेम्प्ट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना है दोस्तों जनरल अवेयरनेस का। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको कोई चीज बनाने नहीं पड़ती है कि यार बनाए, कोई भारी क्वेश्चन है तो ज्यादा समय लग गया, हल्का है तो कम समय लग गया, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको क्वेश्चन पढ़ना आता है तो आंसर करेंगे, नहीं आता है तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस वाला जो है इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और 90 में से आपको रखना है कि इसको हमको जो दोस्तों 8 से 10 मिनट, इससे ज्यादा आपको समय नहीं देना। याद रखना है कि 8 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज्यादा लग रहा है तो दोस्तों आप मैथ और रीजनिंग में अपना समय को, मैथ और रीजनिंग के जो समय है उससे आप अपना समय को क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, कम कर रहे हैं, काट रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको जीएस का सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 8 से 10 मिनट में आपको दोस्तों क्या करना है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना सारे कि स्पीड में आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है। और दोस्तों एक ये करना है कि जो आपको व्हाइट पेपर मिलेगा, एक आपको पता है दोस्तों एक व्हाइट पेपर मिलता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपका आप ऊपर में नाम वगैरह लिखते हैं, तो आपको दोस्तों इस तरह का एक कॉलम बना देना है, और उसमें 3 कॉलम बना लेना ऊपर में, और एक लिख देना इसमें मैथ, दूसरे में रीजनिंग, और तीसरे में जनरल अवेयरनेस। और इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें ये करना है दोस्तों कि आप जनरल अवेयरनेस का मान लेते हैं आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक, कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको कंफ्यूजन है, लगता है कि दोस्तों कि यार इसमें ऑप्शन ये होगा या डी होगा, थोड़ा सा इस तरह का कंफ्यूजन है, आप समझ लेना चाहते हैं। जब आप फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां बिना समय गंवाते हुए आप उस क्वेश्चन को क्या करो दोस्तों, आराम से उस क्वेश्चन का नंबर देख लो कि यार कितना नंबर में, 16 नंबर में। आप जनरल अवेयरनेस आई और उसमें 16 नंबर लिख लीजिए। इससे ये हो गया कि दोस्तों ये 16 नंबर वाला जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा हमसे जो है वो कंफ्यूजन है, हम बाद में कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों क्या करना, उसको आपको बाद में वहां जाकर जब आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर यदि आपको समय मिला तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है। लेकिन उस तरह के क्वेश्चन को शुरू में आपको रिस्क नहीं लेना। ये आपके एग्जाम में 3 से 4 मिनट क्वेश्चन को बता देगा, और ये 3 से 4 मिनट जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी मायने रखता है। यही 3 से 4 मिनट दोस्तों आपको जो है वो रंक से राजा बना सकता है, और यही 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो राजा से रंक भी यही बना सकता है दोस्तों। तो रंक से राजा या राजा से रंक बनाना भी, ये सब चीज बहुत मायने रखता है। और राजा और रंक का मतलब यहाँ है दोस्तों ये कि आपको यही 2 से 3 मिनट या तो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, या तो यही 2 से 3 मिनट आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो दोस्तों ये सब स्ट्रेटेजी एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन छोटी छोटी चीजों पर आपने ध्यान नहीं दी तो हो सकता है कि दोस्तों आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद भी आपका अच्छा हो सकता है कि आप थोड़ा 1-2 नंबर से एग्जाम से बाहर हो जाए दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना, जैसे जनरल अवेयरनेस है 16 नंबर मान लेते, फिर आप अटेंड करते करते गए आप 46, फिर आपको 49 नंबर, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को आप मानकर चलते हैं कि शुरू का जनरल अवेयरनेस का 1 से लेकर 50 है, तो 16, 46, 49 ये 3 क्वेश्चन में हमको कंफ्यूजन थी, इसको मैंने क्या किया, साइड में लिख कर रख दिया। चलिए दोस्तों अब खत्म। अब नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में दोस्तों किसको आपको फर्स्ट में अटेम्प्ट करना है, तो यदि आप मैथ और रीजनिंग में आपको ये दोस्तों ख्याल रखना है कि आप कौन से, दोस्तों आप जब मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको पता होगा कि आप मैथ में ज्यादा समय लेते हैं सॉल्व करने में या रीजनिंग में। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों कि मैथ में आपको ज्यादा समय लगता है या रीजनिंग में ज्यादा समय लगता है। तो जिसमें ज्यादा समय लगता है दोस्तों उसको आपको बाद में अटेम्प्ट करना, और जिसमें कम समय लगता है उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना। तो मान लेते हैं दोस्तों कुछ बच्चा ऐसा है जिसको मैथ ज्यादा बेहतर तरीके से आता है या रीजनिंग भी आता है, लेकिन वो जो है दोस्तों वो मैथ में कम समय लेता है तुलना करें यदि रीजनिंग से। उस वो दोस्तों से हम यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आप मैथ में कम समय लेते हैं तो आप सबसे पहले मैथ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप उसको जल्दी कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आप रीजनिंग में कम समय लेते हैं, आप जब प्रैक्टिस करते होंगे, आप मॉक टेस्ट देते होंगे, तो आपको इस चीज का आभास होगा, आपको अपने बारे में आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है दोस्तों। पता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे बेहतर कोई और नहीं जानता है। आपको हर एक चीज, आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां, हर चीज आपको पता है। आप किस में बेहतर में, आप किस में खराब में, क्या आपको आता है क्या नहीं आता, आप हर चीज को जानते हैं। बस आपको अच्छे से निर्णय लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने का आपका जो वो ये होना चाहिए। तो दोस्तों मान लेते कि आप यदि मैथ को कम समय में करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट नंबर में इसको अटेम्प्ट करें, दूसरे नंबर में आपको दोस्तों जो वो मैथ को अटेम्प्ट कर लेना, और यदि उसके बाद आपको आना है रीजनिंग में। और यदि दोस्तों आप रीजनिंग में समय कम लेते हैं तो दूसरे नंबर में रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, तीसरे में दोस्तों मैथ को। और याद रखिए दोस्तों 8 से 10 मिनट, और फिर ये दोनों के लिए आप जो वो 40-40 मिनट का समय रखिए, या 40-40 मिनट का। लेकिन आप इसमें 40-40 मिनट का हम रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यदि आप मैथ में यदि आप बेहतर है और मैथ को कम समय में करते हैं, आप ऐसे टारगेट रख लिए कि चलिए कि मैथ को जो हमको 36 से 37 मिनट में कर जाना है, और रीजनिंग के लिए ज्यादा बचाना है, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा आपको क्या करता है,
समय लगता है आपको एग्जाम में, तो क्या करना है, रीजनिंग के लिए समय बचाना है। और यदि इसका सेम हम लोग डिफरेंट बात किया जाए, उल्टा इसका बात किया जाए, रिवर्स बात किया जाए, सॉरी डिफरेंट बोल रहे हैं, तो रिवर्स बात किया जाती है, आपको रीजनिंग में कम समय लगता है और मैथ में ज्यादा, फिर आपको प्रयास करना चाहिए कि 40 मिनट का आपके पास समय, लेकिन 35-36 मिनट में आपको टारगेट रखना चाहिए कि हमको रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद बाकी समय जो मैथ के लिए बचाना है। तो आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको मैथ रीजनिंग करना है या रीजनिंग। अगर कोई बच्चा है जिसको मैथ और रीजनिंग दोनों में बराबर का ही समय लगता है, 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है उसको मॉक टेस्ट देते समय, तो ऐसे दोस्तों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, आपको जो मैथ का ही क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों कई बार टफ क्वेश्चन पूछने के या कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछने के, कैलकुलेटिव का मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है, जहां थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लग सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना हो सकता है, ऐसी स्थिति में आप मैथ का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मान लेते हैं दोस्तों कि मैथ का क्वेश्चन आपको फिर 51 से स्टार्ट हो जाता है और 85 से जाता है। मैथ का क्वेश्चन बताएं, आपको 3 क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दे, जो आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव समय लग सकता है, तो वैसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, आपको साइड में लिख के रख देना। मान लेते हैं कि 51 से 85 तक चालू होता है, मेरा 54 नंबर, 68 नंबर और 76 नंबर, ये 3 क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है। आप इधर अलग से लिख के उसको रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग लास्ट में रीजनिंग सॉल्व करते हैं। मानते हैं कि वो 86 से लेकर 120 है। रीजनिंग में हमारे 3 क्वेश्चन नहीं बना, 86 नहीं बना, 86 ये चलिए लिख लेते हैं, 96 नंबर नहीं बना, 108 नंबर नहीं बना और 119 नंबर नहीं बना। तो ये क्वेश्चन, अब दोस्तों क्या करना, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ये 7-8 क्वेश्चन है जिससे हमसे बन सकता था, लेकिन थोड़ी सी समय लगती, इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना समय की महत्वता को समझते हुए मैंने इसे अवॉइड किया फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने के लिए, जिससे कि हमारा समय क्या हो सके, मेंटेन हो सके, मेंटेनेंस हो सके, समय का मेंटेन हम कर पाए। तो इस तरह दोस्तों आप जब पूरा का पूरा सिलेबस अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद जब आपका समय 2-4-10 मिनट का बचता है, उसके बाद आप आइए और जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, जो जो आपको लगता था आप कर पाते उसमें से एक एक क्वेश्चन को, मैथ वाला जाइए, रीजनिंग वाले पार्ट को एक एक करके बाद में जिस हिसाब से आप चाहते हैं दोस्तों, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और डेफिनेटली पाइएगा दोस्तों कि जरूर आप जो नॉर्मल तरीका, जो एग्जाम में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन के एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। समय की भी मेंटेनेंस की बात की जाए दोस्तों, तो जो आप नॉर्मल प्लानिंग करते हैं, उससे थोड़ा सा ये अच्छा प्लानिंग माना जाएगा और आप समय को भी अपने हिसाब से क्या बोलते हैं, मैनेज कर पाएंगे दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों आपका एग्जाम हॉल में स्ट्रेटेजी होना चाहिए। और मैंने जितने भी एग्जाम लास्ट में दिया था, 3-4-5 एग्जाम जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी, सारे के सारे एग्जाम में मैंने यही फंडा अपनाया था, जिससे मैंने एग्जाम में बेहतर किया था। तो इस तरह से ही दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जिसका भी एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और जो भी एग्जाम दोस्तों, जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला आपका दोस्त साथी, उसे भी इस वीडियो को शेयर करें यदि आपको लगता हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है, थोड़ा सा इसमें हेल्प मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप एग्जाम में बेहतर करें। थैंक यू।